अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। समुंदर की होलनाक लहरों की आगोश से नमूदार होने वाले एक बच्चे की अनोखी दास्तान, जिसे कुदरत ने अजीब सिफात से नवाजा था। हुस्नो इश्क की हशर सामानियाँ, अनोखे वाक़यात और एडवेंचर से भरपूर कहानी समंदर का बेटा। मुआफ़ी चाहती हूँ अर्तका हाशमी, ना जाने मैं यहाँ तक कैसे आ गई, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। अर्तका हाशमी उसे देखता रहा, फिर उसने कहा, मगर इसमें परेशानी की क्या बात है क्लोपेट्रा? तुम ज़रा गौर करो, अपने कैबिन से उठकर कब यहाँ आई और यहाँ क्या कर रही थी? मैं कुछ समझ में नहीं आता। आह, ये मेरी माला कैसे टूट गई और ये सब कुछ, मुझे क्या हो गया है? मेरा क्या बनेगा? अमीर अर्तका हाशमी, मेरा क्या बनेगा? उसने सिसकते हुए कहा, और अर्तका के दिल में उसके लिए हमदर्दी की लहरें बेदार होने लगी। वो एक कदम आगे बढ़ा और उसने गार्था के बाजू पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हें किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं। हम सब तुम्हारे अपने हैं, हम सब तुमसे हमदर्दी और मोहब्बत रखते हैं। तुम अपनों में हो, गैरों में नहीं। मेरे अपने कौन हैं? मेरा अपना कहाँ है? गार्था ने बसोरते हुए कहा, और उसके बसोरने के अंदाज में भी इतनी दिलकशी थी कि अमीर अर्तका हाशमी का दिल फटने लगा। वो गार्था से थोड़ा सा और करीब हुआ। उसने अपना सर उसके सीने पर लगा दिया। वो सिसक सिसक कर रो रही थी और अर्तका अजीब सी कैफियत महसूस करते हुए उसे दिलासे दे रहा था। प्रोफेसर बैरन और शाबान समुंदर में उतरने के लिए तैयार थे। रात का अच्छा खासा वक्त गुजर चुका था। आसमान पर चांद खिला हुआ था और ताहद्दे निगाह पुरइसरार चांदनी समुंदर पर रक्सा थी। इन दोनों प्रोफेसर बैरन और शाबान की काफी गाड़ी छिन रही थी। सैंड्रा भी अक्सर शाबान के साथ ही देखी जाती थी। शाबान की सादा मजाजी से प्रोफेसर बैरन अच्छी तरह वाकिफ था और सैंड्रा को लग रहा था कि अब तक वो जिंदगी के जिस रमज से ना आशना रही है, वो तो जिंदगी की सबसे दिलकश लम्हात में शुमार होता है। हालांकि शाबान की तरफ से अभी तक उसकी कोई ऐसी पजीराई नहीं हुई थी। बस वो एक दोस्त की हैसियत से सैंड्रा को देखता था, लेकिन सैंड्रा अपने दिल में उसके लिए बड़ी चाहत महसूस करने लगी। उन लोगों के रास्तों में कोई रुकावट भी बाकी नहीं रही, क्योंकि असद शेराजी ने शाबान के सिलसिले में बाकायदा प्रोफेसर से मुआहदा कर लिया था और अब शाबान को अपनी बहुत सी बातों में जबरदस्त अहमियत देने लगा था। अमूमन लेबॉर्ट्री में वो शाबान के साथ काम में मसरूफ नजर आता और उस शाम उन दोनों के दरमियान तय हुआ कि रात की तारीकियों में समुंदर की गहराइयों में उतरेंगे। शाबान ने प्रोफेसर से कहा था, आप मेरे साथ समुंदर की गहराइयों में बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा सकेंगे प्रोफेसर। क्यों शाबान? प्रोफेसर ने सवाल किया। मेरा मतलब है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप समुंदर की दुनिया से नावाकिफ हैं, लेकिन गहराइयाँ, यानी उन लोगों के अंदाज में जिस तरह ये लोग समुंदर में उतरते हैं, बहुत ज्यादा नीचे तक नहीं जाया जा सकता। नहीं शाबान, अगर तुम ये समझते हो कि ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क के बगैर समुंदर में नहीं उतरा जा सकता, तो तुम्हारा ये ख्याल गलत है। तो क्या प्रोफेसर आप? हाँ, मैंने भी इस सिलसिले में थोड़ी सी मशक की है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लोग जो मज़का खेज हरकतें करते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। समुंदर की गहराइयों में अगर अपने आप पर खौल चढ़ाए जाएं तो लुत्फ ही नहीं आता। बिल्कुल मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ। अरशे के एक तारीक गोशे से वो समुंदर की गहराइयों में उतरने के लिए तैयार थे। प्रोफेसर ने भी शाबान ही की तरह सिर्फ जिस्म के ज़हरी हिस्से में एक लिबास पहना हुआ था। वैसे उसका टेढ़ा मेढ़ा बदन अजीबो गरीब लग रहा था। उसने मुस्कुराती निगाह से शाबान को देखा और उसके बाद समुंदर की जानब इशारा किया और दोनों ने समुंदर में छलांग लगा दी और समुंदर की गहराइयों में उतरने लगे।
शाबान आंखें प्रोफेसर की तरफ नगरां थीं। वो भी किसी चिकनी और सेडोल डोल्फिन फन मछली की मानद पानी को काटता हुआ सीधे हाथ की समुंदर की गहराइयों में जा रहा था। लेकिन उसने जब भी अपने करीब निगाह दौड़ाई, प्रोफेसर को अपने नजदीक ही पाया। प्रोफेसर के तैरने का अंदाज अलबत्ता कछुओं जैसा था। वो चारों हाथ पांव को अजीब से अंदाज में मारता हुआ पानी की गहराइयों में उतर रहा था और ये मंजर शाबान के लिए इंतहाई दिलचस्प था। प्रोफेसर मुस्कुराती निगाहों से उसे देखता जा रहा था। उसकी आंखें पानी में शाबान ही की तरह खुली हुई थीं और वो पुरइत्मीनान अंदाज में शाबान के साथ साथ समुंदर की तह में पहुंचा था। एक जगह बैठकर उन्होंने जमीन के पत्थरों को देखना शुरू कर दिया। शाबान प्रोफेसर की जानब बार बार देखने लगता। फिर दफतन उसके कानों में प्रोफेसर की आवाज उभरी, शाबान, इन पत्थरों को देख रहे हो? ऊपर की दुनिया में ये किसी कदर कीमती हो सकते हैं, तुम्हें इसका अंदाजा है? शाबान बुरी तरह उछल पड़ा। पानी में सांस लेना और आंखें खुली रखना किसी कदर आसान काम था, लेकिन वहां जुबान का इस्तेमाल इससे पहले शाबान ने भी कभी नहीं किया था और इसकी वजह यह थी कि कभी कोई ऐसा साथी नहीं मिला जिससे वो गुफ्तगू करता। उसने मध्यम लहजे में कहा, हाँ मैं जानता हूँ प्रोफेसर, लेकिन हमें इन झगड़ों में नहीं पड़ना। ये पत्थर तो हमारे चारों सिमत बिखरे हुए हैं और हमारे लिए बेमैनी हैं। प्रोफेसर ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त प्रोफेसर, मुझे भी कभी इनसे कोई दिलचस्पी पैदा नहीं हुई। पानी में तुम्हें कोई ऐसी चीजें नजर आई जो तुम्हारे लिए हैरान कुन हो? प्रोफेसर समुंदर की तह में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता हुआ बोला। वो पानी के हजारों फुट की गहराइयों में इस तरह चल रहे थे जैसे जमीन पर कदम बढ़ा रहे हों। ना उनके सांसों पर कोई बोझ था, ना बोलने से उनके जिस्मों पर कोई असर पड़ा था और ये अजीबोगरीब कैफियत थी जिसे पहली बार शाबान ने महसूस किया। इससे पहले पानी में बस खामोश ही रहता था, लेकिन अब एक बोलने वाला साथ था तो वो खुद भी उससे बातें करके दिलचस्पी महसूस कर रहा था। एक जगह पहुंचकर प्रोफेसर रुका और कहने लगा, इस घास को देखो। तुम्हें मालूम है शाबान, जमीन की दुनिया में ये घास क्या अहमियत रखती है? मैं इसके बारे में नहीं जानता। इसका नाम भी तुम्हें मालूम नहीं। शाबान जहन पर जोर डालने लगा तो फिर उसके मुंह से निकला, तोशा। बिल्कुल, ये माजम की तरह एक घास है जिसका अर्क बहुत से मसाइल का हल बन सकता है। जमीन की दुनिया में इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है प्रोफेसर, शाबान ने कहा। बिल्कुल दुरुस्त कहा तुमने। चुनाचा इस घास का जरा भी हिस्सा साथ ना लेना, वरना ना जाने ये कितनों के लिए नुकसानदा बन जाए। प्रोफेसर, आप इसके बारे में कैसे जानते हैं? आगे बढ़ो, देखो वो एक पौधा नजर आ रहा है। जानते हो वो क्या है? तगरश, शाबान के मुंह से बेइख्तियार निकला। बिल्कुल वो तगरश है। उस पौधे की कौंपलें सैकड़ों साल में समुंदर की तहों में नमूदार होती हैं और फिर हजारों साल में ये पौधा बड़ा होता है। लेकिन बाहर की दुनिया के लिए ये एक नायाब चीज है। इंसानी जहन के मोहलिक जरासीम जिनकी बिना पर मुतअद्दद बीमारियां पैदा होती हैं, इस पौधे के एक कतरे से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। और इसमें खूबी ये है कि ये सिर्फ उन जरासीमों को मारता है जो इंसानी जिस्म के लिए मोहलिक हो सकते हैं। मुझे इस बात का इल्म नहीं था प्रोफेसर, शाबान ने जवाब दिया। आओ ये पौधा हम हासिल कर लें। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे पौधों की तलाश नामुमकिन है, लेकिन ये कुछ लोगों के काम आ सकता है। मेरा ख्याल है हमें इस जहाज पर महफूज रखना चाहिए। प्रोफेसर आगे बढ़ा और उसके बाद ने वो पौधा जड़ से उखाड़ दिया। अजीबोगरीब किस्म की नोकीली स्याह रंग की पत्तियां थीं, कैंचियों की मानद लंबी लंबी और उसी के रंग की। प्रोफेसर ने उसे अपने साथ लाए हुए थैले में महफूज कर लिया और वो वहां से भी आगे बढ़ गए। प्रोफेसर काफी दूर तक निकल गया और उसके अंदाज में जरा बराबर कोई खराबी नजर नहीं आई। कई बार शाबान ने उसके बारे में सोचा। दफतन प्रोफेसर की आवाज उभरी, तुम्हें तरशमूला याद है शाबान? वो इस लफ्ज पर गौर करने लगा। शनासा महसूस होता था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ सका। प्रोफेसर की आवाज दोबारा उभरी, तरशमूला, अगमुनिया की सल्तनत। रासरा दफतन ही शाबान के मुंह से निकला और प्रोफेसर दिलचस्प निगाहों से उसे देखने लगा, फिर हंस पड़ा।
हाँ रासरा। उसके बाद वो खामोश हो गया। वो लोग समुद्र में न जाने कितने फासले पर निकल आए। प्रोफेसर बैरन ने चंद लम्हात खामोश रहने के बाद शाबान से कहा, मेरा ख्याल है अब वापसी मुनासिब है। ना मालूम कितना वक्त हमें यहाँ गुजर चुका है। हम फिर समुद्र में आएंगे और समुद्र की कहानियां मैं तुम्हें फिर याद दिलाऊंगा शाबान। वो खामोशी से प्रोफेसर की हदायत पर अमल करता रहा और कुछ देर के बाद वो जहाज के नजदीक पहुंच गए। सीता समुद्र पर उबरने के बाद उन्होंने जहाज के लंगर के एक हिस्से को पकड़ा और बाआहिस्तगी ऊपर जाने लगे ताकि कोई आवाज पैदा ना हो। ये अंदाजा तो पहले ही लगा लिया गया था कि ऊपर की दुनिया पुरसकून है और इस वक्त कोई भी जाग नहीं रहा। लेकिन जब वो अर्शे पर पहुंचे तो यहाँ से कुछ फासले पर ही उन्होंने दो अफराद को देखा और उनकी आंखें हैरत से फटी रह गईं। उनमें से एक अर्तका हाशमी था और दूसरी वो समुद्री औरत जिसे कश्ती से हासिल किया गया था। लेकिन जो मंजर उनकी निगाहों के सामने था उसे देखकर वो दोनों ही शशदर रह गए। औरत का सर अर्तका हाशमी के सीने पर टिका हुआ था और अर्तका हाशमी जज्बात में डूबा हुआ था। प्रोफेसर ने शाबान का हाथ पकड़ा और सरगोशी के लहजे में बोला, कदमों की चाप ना पैदा होने दो, खामोशी से इस सिमत से बढ़ते चले आओ। शाबान ने प्रोफेसर की हदायत पर अमल किया, लेकिन ये मंजर उसे हंसा भी ना रहा था और हैरान भी कर रहा था। लिबार्ट्री में पहुंचकर उसने कहा, वो तो अर्तका हाशमी था प्रोफेसर, आपने देखा। बस इस सिलसिले में खामोशी ही रहो। वो एक ऐसी सरजमीन का बाशिंदा है जहां हुस्न इश्क की दास्तानें जन्म लेती रहती हैं। फिरौना की इस सरजमीन में इन तमाम चीजों के अलावा और भी क्या किया जा सकता है। लेकिन प्रोफेसर, नहीं मेरे बच्चे, तुम्हें इन चीजों से कोई दिलचस्पी नहीं रखनी चाहिए। अपना लिबास पहन लो, हम कुछ देर बातें करेंगे। शाबान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने खामोशी से अपना लिबास पहन लिया जिसे वो यहीं छोड़ गया था। इस दौरान प्रोफेसर भी लिबास तब्दील कर चुका था। फिर वो एक कुर्सी पर बैठ गया और उसने शाबान को अपने सामने बैठने का इशारा किया। वो उसकी गहरी निगाहों से देख रहा था। गालबन वो किसी तज्जिए में मसरूफ था और अब उसे इस बात का अंदाज़ा बखूबी हो गया था कि जो तजर्बा वो करना चाहता था वो मुकम्मल तौर पर कामयाब हुआ है। उसने आहिस्ता से पूछा, तगरश और तरशमूला के बारे में तुम्हें और क्या मालूम है? मुझे उसके बारे में कुछ याद नहीं है प्रोफेसर। समुंदर की कायनात पर चमकने वाले सूरज और दमकने वाले चांद से बिल्कुल अलग है। उसकी गहराइयों में जो कुछ है वो गहराइयों में रहने वाले ही जानते हैं। हाँ, तुम रानमा के बारे में भी कुछ नहीं जानते होगे, लेकिन फिक्र ना करो। बहुत अरसा गुजरा, बहुत वक्त गुजरा, कई सदियां गुजरी, तब मैंने रासरा को जाना और तरशमूला को जाना। मुझे अनमुनिया बहुत अरसे के बाद याद आई थी और तुम्हें भी उसी की जरूरत है, लेकिन फिक्रमंद ना होना। बहुत कुछ अभी हमारी निगाहों के सामने है और बहुत कुछ गुजरने वाला है। तुम अपने आप को मुकम्मल तौर पर सुकून में रखना। कभी भी दिल में कोई ख्याल पैदा हुआ तो मुझे ज़रूर बता देना। मेरे बच्चे, इस वक्त मैं तुम्हारा वाहद मददगार हूँ। शाबान ना समझने वाले अंदाज में प्रोफेसर को देख रहा था, लेकिन अंदरूनी तौर पर उसे एक एहसास ज़रूर पैदा हो रहा था। प्रोफेसर बैरन अपना है, काफ़ी हद तक अपना है। उसकी बातों में बड़ी अपनायत और सच्चाई है। फिर उसने आहिस्ता से कहा, अब मुझे अपने कैबिन में वापस जाना चाहिए प्रोफेसर। कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग मुझे तलाश करके परेशान होने लगें। ठीक है, जाओ, प्रोफेसर ने जवाब दिया और फिर वो शाबान को लिबार्ट्री के दरवाजे तक छोड़ने के लिए आया था। अखनातून से काफ़ी दूर, इतनी दूर कि अखनातार पर मौजूद बरकी आलात जो समुंदर में किसी दूसरे जहाज या आबदोज का पता दे सकते थे, काम ना कर सकें। कैप्टन टोर्नाडो की आबदोज सीता समुंदर पर उबर आई। जिस जगह आबदोज सीता समुंदर पर उबरी वहां से अखनातून का जायजा तो नहीं लिया जा सकता था, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस की जा सकती थी। कैप्टन टोर्नाडो अपने फराइज खुश अखलूबी से सर अंजाम दे रहा था। उसने गार्था के बारे में अपने मखसूस जराए से और उन हालात की मदद से पॉइंट 7 और 9 को इत्तला दी थी कि गार्था अखनातून पर पहुंच गई है। पॉइंट 7 और 9 से इस बारे में तफसीलात मालूम की गई और जाहिर है ये राब्ता वहां के जरिए बराह रास्त ओशियन ट्रेडर के हेड ऑफिस से हुआ था। चुनाचा कैप्टन टोर्नाडो से
इस सिलसिले में लेचाक की गुफ्तगू हुई और लेचाक ने कहा, कैप्टन मैं तुमसे तमाम तफसीलात मालूम करना चाहता हूँ। जनाबे आली, हदायत के मुताबिक हम जहाज अखनातून तक पहुँच गए हैं। फिर उसने तमाम हालात से उसे आगाह कर दिया। वेरी गुड। गार्था जिन बेपनाह सलाहियतों की मालिक है उसका हमें पूरा पूरा एहसास है। जो जिम्मेदारी उसके सुपुर्द की गई उससे ज्यादा और कोई शख्स उसे उस खुश अखलूबी से पूरा नहीं कर सकता था। और पॉइंट 7 से गार्डियल के बारे में हमें 3 शिकायतें मौसूल हो चुकी थीं और अब ये चौथी शिकायत है। गार्डियल ये समझता है कि उसे तमाम इख्तियारात हासिल हैं और जो सहूलतें उसे ओशियन ट्रेडर की जानिब से फराहम की गई हैं वो मुसलसल उनका नाजायज इस्तेमाल कर रहा है। चुनाचा मैं ये रिपोर्ट आगे बढ़ा दूंगा और उसके बाद गार्डियल को मुकम्मल तौर पर सजा दी जाएगी। उसका अगर तुम्हें मौका मिले तो गार्था से अजहार कर देना। बहुत बेहतर जनाब। इसके अलावा एक और तकलीफदा खबर है। वो क्या? लेचाक ने सवाल किया। मैडम, गार्था की साथी लड़की किसी समुद्री हादसे का शिकार हो गई। उसकी लाश उस कश्ती में पाई गई जिसे मैडम ने छोड़ दिया था और उसके बाद जहाज में मुंतकिल हो गई थी। हमने जहाज के आगे निकल जाने के बाद उस कश्ती का जायजा लिया था। ओह, यकीनी तौर पर कोरा समुद्री सऊतों का मुकाबला नहीं कर सकती थी। गार्था को इस नाकाबिले तलाफी नुकसान का पूरा पूरा मुआवजा दिया जाएगा। वैसे अब वो जहाज में किस हालत में है? अब तक हमारा उनसे राब्ता कायम नहीं हो सका क्योंकि उनके पास वो ट्रांसमीटर नहीं पहुंचाया जा सका। मेरा ख्याल है काफी वक्त हो चुका है। हमें अखनातून पर होने वाली कार्रवाइयों की अभी तक ऐसी एक भी रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। मिस्टर टोर्नाडो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि फौरी तौर पर किसी बेहतर आदमी का बंदोबस्त करके निहायत जहानत के साथ ट्रांसमीटर गार्था तक पहुंचा दो ताकि उसका राब्ता तुमसे कायम हो जाए। और उसके बाद तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। हम जिस वक्त भी मुनासिब समझेंगे अखनातून से इन तमाम चीज़ों का हसूल आसान बना लेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी होगी और उसके सिलसिले में गालबन तुमसे काम नहीं लिया जाएगा। बेहतर जनाब, मैं फौरी तौर पर ट्रांसमीटर मुंतकिल करने की कार्रवाई शुरू करता हूँ। राब्ता मुंतकिल हो गया और उसके बाद कैप्टन टोर्नाडो दूसरी तरफ से मिलने वाली हदायत के मुताबिक अमल करने के लिए तैयार हो गया। चुनाचा इस सिलसिले में प्रोग्राम के मुताबिक कैप्टन ने एक ऐसे नौजवान को तैयार किया जिसे समुंदर में इस काम की मौजू तरबियत दी गई थी। उसका नाम पाल था। वो एक नौउम्र नौजवान था, दुबले पुतले जिस्म का मालिक, लेकिन समुंदर में अपने फन का बादशाह था। पाल पूरी तरह अपने काम के लिए मुस्तैद नजर आया। खसूसी तौर पर रात होने का इंतजार किया गया और सारी स्कीम बहुत ही जदीद ज़राए से पाल को समझा दी गई। इस तमाम मंसूबे के तहत आबदोसिता समुंदर से नीचे बैठने लगी और अब उसे इंतहाई मोहतात अंदाज में अपने और अखनातून के उस दरमियानी फासले को कम करना था। जब अखनातून का फासला इस कदर कम रह गया कि उसका द्योपिकर वजूद उसकी निगाहों में वाज़े हो गया तो सब मिरियन को सीता समंदर पर ले जाया जाने लगा। समुंदर पर आने के बाद पाल पानी में उतर गया। उसकी पुश्त पर वाटर प्रूफ चमड़े का थैला लटका हुआ था। उसमें उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें भी उसके पास महफूज थीं जो उसके लिए कार आमद थीं। पाल बरक रफ्तारी से अखनातून की जानब तैरने लगा और आबदो समुंदर में बैठ गई और खासे फासले पर चली गई, जबकि पाल बरक रफ्तारी से तैरता हुआ लंगरों की उन जंजीरों की जानब जा रहा था। अपने काम में बिलाशुबा वो बेहतरीन महारत रखता था। लंगर पर पहुंचने के बाद वो सीता समुंदर पर उबरा और उसके बाद दूसरे लम्हे वो लंगर पर पहुंच गया। जंजीर के जरिए ऊपर पहुंचना आसान काम नहीं होता, लेकिन पाल के लिए अपनी बेपनाह महारत से काम लेता हुआ बल आखिर अखनातून की बुलंदियां तय करने में कामयाब हो गया और अर्शे पर पहुंचकर लंबा लंबा लेट गया। वो ये अंदाजा लगाना चाहता था कि आसपास कोई मौजूद तो नहीं। जब उसे यकीन हो गया कि चारों तरफ मुकम्मल खामोशी तारी रही तो उसने थोड़ा सा सर उभार कर देखा। दूर दूर तक सन्नाटा फैला हुआ था। वो किसी छिपकली की मानत आगे बढ़ने लगा और थोड़ी देर बाद तारीकी ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। ये अर्शे का अकबी हिस्सा था जहां उसे छुपने के मौके मुयस्सर हो सकते थे। यहाँ फालती जंजीरों के ढेर थे।
रस्सियां पड़ी हुई थीं और कुछ ऐसा सामान मौजूद था जो किसी खास ही मौका पर अखनातून में इस्तेमाल किया जा सकता था, और ऐसी ही कोई जगह पाल को छुपाने में कार आमद साबित हो सकती थी। एक महफूज जगह अपनी क़यामगाह के तौर पर बनाने के बाद पाल ने अपने साथ लाया हुआ तमाम सामान एक जगह महफूज कर दिया ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसे इस्तेमाल किया जा सके, और फिर एक पिस्तौल निकालकर उसका चैम्बर भरने लगा। उसी जगह से उसने दूर दूर तक जायजा लेने के बाद बल आखिर पाल अपनी जगह से निकल आया और मुख्तलिफ जगहों की आड़ लेता हुआ जहाज का जायजा लेने लगा। ये रात उसके लिए इंतहाई कार आमद थी क्योंकि वहां मुकम्मल खामोशी और सन्नाटे का राज था, लेकिन गार्था का कैबिन तलाश करने में वो मुकम्मल तौर से नाकाम रहा। दिल ही दिल में उसने ये तय किया कि कल दिन का वक़्त इस काम के लिए सिर्फ करेगा ताकि गार्था के बारे में सही तौर पर अंदाज़ा कायम कर ले, और उसके बाद रात की तारीकी में ट्रांसमीटर उस तक मुंतकिल करने के बाद अपनी वापसी के सफ़र के लिए रवाना हो जाए। दिन की रोशनी उसके लिए खतरा बन सकती थी, लेकिन मजबूरी थी, इसके अलावा और कोई चाराकार भी नहीं था। अलबत्ता उसने अखनातून के इन तमाम कैबिनों का जायजा ले लिया, ये अंदाज़ा लगा लिया था कि इन्हीं में से किसी एक कैबिन में गार्था तन्हा या किसी के साथ मौजूद होगी। बहुत रात गए तक वो अपने काम में मसरूफ़ रहा और इत्तफाक से उसे कोई भी खतरा पेश ना आया। फिर जब सुबह की रोशनी के आसार नमूदार होने लगे तो उसने वापसी का सफ़र इख्तियार किया और रस्सियों के एक बड़े ढेर के दरमियानी हिस्से में जा बैठा। यहाँ पहुंचकर उसने खाने पीने की कुछ अशियाँ निकाली और उन्हें खाने के बाद आराम करने के लिए लेट गया। दिन में इस वक्त उसकी आंख खुली जब रोशनी अच्छी खासी तेज हो चुकी थी। अखनातून पर मामूलात चल रहे थे और खसूसी तौर पर उस हिस्से में जहां से गोताखोरों को समुंदर में उतार कर समुद्री मामूलात हासिल की जा रही थीं। पाल बहुत देर तक सोचता रहा। दिन की रोशनी में कोई ऐसा काम किया जा सकता था जिससे वो अपने मकसद में कामयाब हो सके। फिर दोपहर के वक्त उसे मौका मिल गया। इस वक्त तमाम जहाज के खलासी वगैरह आराम करने के लिए चले गए और अरशे के इस हिस्से पर जहां समुद्री तहकीकात हो रही थीं कुछ लोग नजर आ रहे थे जो समुंदर की जानब मुतवज्जा थे। इस दौरान कई बार उसने जहाज पर घूमने फिरने वालों को देखा, लेकिन गार्था वर्था उनमें नजर नहीं आई। पाल लिए थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा। उसके बाद रस्सियों के उस ढेर से बाहर निकल आया और फिर वो हिम्मत करके वहां से आगे बढ़ा और कोहनियों के उस हिस्से में पहुंच गया जहां वो रात को गश्त कर चुका था। उसे गार्था की तलाश थी और फिर यकबारगी उसका दिल खुशी से धड़क उठा। उसने गार्था को आते हुए देखा। वो तन्हा ही थी। पाल एक लंबी जिस्त लगाकर गार्था के सामने पहुंच गया। वो उसे देखकर मुतहय्यर रह गई थी। गालबन उसके लिए भी ये एक अजनबी चेहरा था, लेकिन दूसरे लम्हे पाल ने उससे अपना तारफ कराते हुए कहा, मैडम गार्था, मैं पाल हूँ, कैप्टन टोर्नाडो का भेजा हुआ। मैडम, रात को मैं लंगर की जंजीरों के जरिए यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे वो ट्रांसमीटर देकर भेजा गया है जिससे आपका राब्ता सबमरीन से रहेगा। गार्था ने अपनी हैरत पर काबू पा लिया और फिर इधर उधर देखा और उसके बाद उसे आगे धकेलती हुई बोली, बेवकूफ़ आदमी, तुम्हें नहीं मालूम यहाँ तुम किस कदर खतरात पेश आ सकते हैं। तुम रात को कहाँ छुपे रहे? रस्सियों के उस ढेर की जानब। ओह, कहीं तुम मेरे लिए भी कोई अजाब ना बन जाना। वो ट्रांसमीटर कहाँ है? वही मौजूद है मैडम। तुम जाओ, मैं टहलती हुई वहाँ तक आऊँगी। अगर कोई ख़तरा दरपेश हुआ तो तुम्हें मुखातब नहीं करूँगी, लेकिन कोई ख़तरा नहीं हुआ तब तो मैं तुम्हें आवाज़ दूंगी और तुम वो ट्रांसमीटर मेरे हवाले कर देना। इसके बाद जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके इस जहाज़ को छोड़ देना, और ख़बरदार, अगर पकड़े जाओ तो मेरा हवाला किसी तौर पर नहीं देना। तुम जानते हो कि ओशियन ट्रेजर को इससे किस कदर खतरात लाहक हो सकते हैं। मैं अपना फ़र्ज पहचानता हूँ मैडम, पाल ने कहा और उसी बरक रफ्तारी से रस्सियों के उस ढेर की जानब बढ़ गया। गार्था ने चारों तरफ देखा मगर दूर दूर तक कोई ना था। ये मसला उसके लिए जिंदगी और मौत का मसला था। अब तक उसने जो कुछ किया था, अगर पाल उनके हाथ लग गया तो उसकी तमाम मेहनत पर पानी फिर सकता था। उसे सबमरीन या ओशियन ट्रेजर से दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन खुद को महफूज रखना और ऐसे मकसद के लिए अमल करना उसकी ख्वाहिश थी।
चुनाचा कुछ देर के बाद वो रस्सियों के उस ढेर के पास पहुंच गई। आसपास कोई मौजूद ना था। चुनाचा उसने पाल को आवाज दी और उसने पलक झपकते ट्रांसमीटर उसके हवाले कर दिया। गार्था ने उसे आखिरी हदायत दी और वहां से चली गई। पाल मुतमिन था कि उसके सुपुर्द जो जिम्मेदारी की गई थी वो उसे बखूबी पूरी करने में कामयाब हो गया और अब उसे रात का इंतजार था। रात का उसे भरपूर मौका मिल गया। तारीकियों में उसने समुद्र का रास्ता अपनाया और उसकी जानब तैरने लगा और सबमरीन तक पहुंच गया। पाल की वापसी सबमरीन में मौजूद तमाम लोगों के लिए इंतहाई खुशी का बायस थी। सबमरीन अपने मकसद की तकमील के बाद ज़ैर समुंदर चली गई और कैप्टन टोर्नाडो ने अभी तक की तमाम कारकर्दगी का जायजा लेने के बाद अपने इस मिशन को इंतहाई इत्मीनान बख्श करार दिया था। फिर एक शाम जहाज के एक मखसूस हिस्से में बैठकर अर्तका हाशमी ने अपनी शादी का ऐलान किया। उस वक्त गार्था या क्लोपेट्रा यहाँ मौजूद नहीं थी। अर्तका ने उन सब को मुखातब करते हुए कहा, दोस्तों, अखनातून पर तमाम लोग अपने अपने कामों में मसरूफ हैं। इंसानियत की बका के लिए ऊंचे पैमाने पर काम हो रहा है। सिर्फ एक मैं हूं जो मुअत्तल जिंदगी गुजार रहा हूं और इसकी बुनियादी वजह यह है कि ना तो मुझे समुंदर से इस कदर मालूमात हैं और ना ही मैं लेबॉर्ट्री में कोई तहकीकाती काम कर सकता हूं। मेरी तमाम तर तहकीकात अपनी बेगमात पर है और इस तहकीक के नतीजे में मैं ये फैसला करने पर मजबूर हूँ कि मेरी बेगमात में एक और का अजाफा होना चाहिए और इस वक्त मैं आप लोगों के सामने उसी अजाफे का ऐलान करना चाहता हूँ। समुंदर ने मुझे एक तोहफा दिया है और उस तोहफे का नाम क्लोपेट्रा। मैं उसे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। अरे, एडगर के मुंह से निकला। असद शरादी ने आंखें फाड़ ली। दरदाना ने होंठ भींच लिए। प्रोफेसर ने एक निगाह अर्तका को देखा और फिर कुछ फासले पर बैठे हुए शाबान को देखने लगा जो सैंड्रा से गुफ्तगू कर रहा था। असद शरादी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मिस क्लोपेट्रा भी इसके लिए तैयार हैं अर्तका हाशमी? जाहिर है जब तक दोनों फ्रीकेन के माबैन मसला तय ना पाया जाए इतना बड़ा ऐलान कैसे किया जा सकता है। इसके जवाब में दबे दबे कह के उभरे अर्तका हाशमी ने कहा, चुनाचा अखनातून समुंदर पर रमा दमा रहेगा और इस निकाह के बाद 3 दिन तक जहाज पर जश्न मनाया जाएगा। फिर दूसरी शाम निकाह का एहतमाम किया गया। एक शख्स को काजी मुंतखब किया गया और अमीर अर्तका हाशमी ने जहाज पर खासी तफरीह का सामान मुहैया कर दिया। अर्तका हाशमी दुल्हा बना बेहद खुश नजर आ रहा था। वो गार्था के बारे में अपने दोस्तों से गुफ्तगू कर रहा था। बहुत पुरइसरार औरत है, इंतहाई दिलकश और अब मेरी बीवी है। वो मुस्तकबल शनास है। मैं तो उसके किरदार पर हैरान हूँ। मुस्तकबल शनासी से तुम्हारी क्या मुराद है? एडगर मुआरलस ने पूछा। वो मुस्तकबल की पेशगोइयां करती है और इंतहाई हैरान कुन तरीके से। वाह, तब तो फिर हम सब को अपना अपना मुस्तकबल मालूम करने से बड़ी दिलचस्पी है। कभी इस सिलसिले में हमारा भी काम कराओ। दोस्तों, अभी सब्र करो। पहले मैं उससे पूरी तरह रोशनास तो हो जाऊं और उस रोशनासी के लिए जिस कैबिन को सजाया गया था उसमें अर्तका हाशमी बड़े पुरमसरत अंदाज में अपनी नई दुल्हन के साथ दाखिल हुआ था। दूसरा और तीसरा दिन भी इन्हीं हंगामों में गुजरा। फिर जश्न खत्म हो गया। चौथे दिन गार्था और अर्तका हाशमी दूसरे लोगों के दरमियान में बैठे हुए थे। एडगर ने मुस्कुराते हुए गार्था से कहा, खातून, आप समुंदर में हमें मिली और उसके बाद इस जहाज की मालिक बन गईं। अमीर अर्तका हाशमी का कहना है कि आप मुस्तकबल दान हैं। आप हमें हमारा मुस्तकबल बता सकती हैं। गार्था के होंठों पर एक मुस्कुराहट फैल गई और उसने कहा, क्यों नहीं, तुम्हारे मुस्तकबल के बारे में तुम्हें कोई ऐसी बात जरूर बता सकती हूँ जो तुम्हारे लिए काबिल गौर हो। तो फिर हम उसे जानना पसंद करेंगे। एडगर मुआरलस तफरीह के मोड में नजर आ रहा था। तमाम लोग करीब ही मौजूद थे। गार्था ने अपने जेब से मोतियों की वही माला निकाली जिसके दाने अलग अलग कर लिए गए थे और संगे मरमर की मेज पर दाने फैला दिए। फिर वो काफी देर तक दानों का मुख्तलिफ जगहों पर रखती रही और उनकी तरतीब बदलती रही। तमाम लोग हैरत और दिलचस्पी से उसके तमाशे को देख रहे थे। दफतन ही गार्था चौंक पड़ी। उसने कैप्टन एडगर की सूरत देखी, देखती रही और उसके बाद आहिस्ता से बोली, तुम इस जहाज के कप्तान हो ना? जी मैडम, आपका खादम और मुलाजिम हूँ। लेकिन एडगर,
तुमने इस जहाज के मामूलात से गफलत बरती है। जी मैं समझा नहीं। एडगर के होंठ सिकुड़ गए। क्या तुम्हें कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि समुंदर के नीचे की इन गहराइयों में भी झांक लो, जहां मुख्तलिफ किस्म के खतरात जन्म ले सकते हैं। समुंदर की गहराइयां तो तलाश की जाती रही हैं मैडम। गालिबन आपको इन गोताखोरों की कार्रवाइयों का इल्म नहीं है, जो जहाज के लंगर अंदाज होने के बाद समुंदर दूर दूर तक खंगालते रहते हैं। हाँ, लेकिन आपने सिर्फ समुंदर की गहराइयों में झांका है, इसके अतराफ में नहीं देखा। क्या आपको एक दुश्मन का कभी एहसास हुआ है जो मुसलसल आपकी निगरानी करता रहा है? दुश्मन? एडगर के साथ साथ दूसरे लोग भी हैरान रह गए। हाँ, कोई ऐसा दुश्मन जो आपके इन कामों से बेचैनी महसूस करता है और आपकी इन कार्रवाइयों के सिलसिले में कोई तखरीबी अमल करने पर आमादा हो सकता है। अखनातून की तबाही का कोई मंसूबा उनके ज़ैरे गौर हो। एडगर ने अपने साथ बैठे हुए एक एक आदमी की शक्ल देखी और फिर आहिस्ता से बोला, अगर आप कुछ और तफसील समझा दें तो मुझे खुशी होगी। मेरा नहीं, सितारों का इल्म है, और सितारे ये कहते हैं कि बहुत जल्द अखनातून एक ऐसी मुसीबत में गिरफ्तार होने वाला है जिसके बाद शायद इसका सारा मकसद ही खत्म हो जाएगा। मैं इस सिलसिले में मजीद मालूमात हासिल करके आपको इत्तला देती हूँ। गार्था ने एक बार फिर दानों में तरतीब बदलना शुरू कर दी और एडगर के साथ साथ ही बकिया अफराद भी इसकी इस हरकत में दिलचस्पी लेने लगे। फिर गार्था ने आहिस्ता से कहा, एडगर, आपके पास ऐसे बरकी आलात मौजूद हैं जो समुद्र में किसी सबमरीन का पता चला सकते हैं, तो आप उनके जरिए ये मालूमात हासिल कर सकते हैं कि एक सबमरीन बहुत अरसे से आपके ताक़ुब में लगी हुई है और इस मौका की तलाश में है कि आपको किसी भी शक्ल में नुकसान पहुंचा दे। ये एक बहुत बड़ा दावा था जो नाकाबिले यकीन था। अव्वल तो अखनातून का दुश्मन कौन हो सकता था, और फिर आज तक को कभी ऐसी कोई सूरत हाल सामने नहीं आई। लेकिन अर्तका हाशमी की आंखों में परेशानी के आसार नजर आने लगे और उसकी पेशानी पर शिकने नमूदार हो गईं। उसने कहा, क्लोपेट्रा ने जो कुछ कहा है हमें उस पर तवज्जो देनी होगी कैप्टन एडगर। ये बेशक एक नाकाबिले यकीन बात है, लेकिन इसमें कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, ये एक सच है कि हमने कभी समुंदर के अतराफ में ऐसी किसी चीज पर गौर नहीं किया। अखनातून जब लंगर अंदाज होता है तो हम सब समुंदर में उतरते हैं, लेकिन किसी सबमरीन वगैरह के बारे में कभी ख्याल ही नहीं आया। मेरा ख्याल है ये काम मैं फौरन किए लेता हूँ और इसमें हमें देर नहीं करनी चाहिए। जहाज पर इंतहाई तबाहकुन हालात भी मौजूद थे ताकि कभी कोई हादसा पेश आ जाए तो उससे बखूबी निपटा जा सके। एडगर को अब नई मिलने वाली हदायत के तहत ये सिमत भी देखना थी। एडगर अपने तमाम साथियों समेत काम में मसरूफ हो गया और साथ ही शाबान को मुख्तलिफ हदायत देता रहा। एडगर ने जब आलात पर नजर डाली तो उसे सबमरीन की मौजूदगी का इल्म हो गया और उसके सिग्नल महसूस होने लगे। एडगर की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। जदीद तरीन आलात की मदद से इस सबमरीन को देख लिया गया जो एक फासले से उनके ताक़ुब में चल रही थी और उसके बारे में पूरी तफसीलात उन लोगों को मालूम हो गईं। और ये मालूमात हासिल करने के बाद दर हकीकत उनके दिल लर्जने लगे थे। एडगर ने शाबान से कहा, तुमने देखा शाबान, इसका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो खुद भी मुतअज्जब था और इस सिलसिले में हैरानी से सोच रहा था। फिर उसने कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं समुंदर में जाकर इस सबमरीन का करीब से जायजा लूं। हरगिज नहीं, ये एक इंतहाई खतरनाक काम है। मेरा ख्याल है हमें फौरी तौर पर इन लोगों को इत्तला देनी चाहिए और इस सिलसिले में हदायत ले लेनी चाहिए। कैप्टन हवास बाख्ता हो रहा था। असद शेराजी और तमाम लोग अभी वहां से हटे भी नहीं थे और गुफ्तगू में मसरूफ थे कि उन्होंने कैप्टन और शाबान को आते हुए देखा। एडगर के चेहरे पर उड़ने वाली हवाइयां देखकर वो सब ही हैरान रह गए और फिर एडगर ने यह सनसनीखेज इंकशाफ किया कि क्लोपेट्रा का कहना बिल्कुल दुरुस्त है। एक सबमरीन इनका ताक़ुब कर रही है। सब लोगों में सनसनी फैल गई और हर शख्स तस्वीरें हैरत बन गया और सब एक दूसरे की सूरत देखने लगे। अमीर अर्तका ने खड़े होते हुए कहा, ये एक फाश गलती है। एडगर, फौरी तौर पर इसका बंदोबस्त कीजिए। एडगर ने असद शेराजी की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, दो ही सूरतें हैं, या तो उस पर सिर्फ निगाह रखी जाए या फिर उसे तबाह कर दिया जाए।
मेरा ख्याल है इस सिलसिले में क्लोपेट्रा ही बेहतरीन मशवरा दे सकती है। क्लोपेट्रा यानी गार्था ने कहा, दुश्मन को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी गैर दानिशमंदी है। अगर हमने उसे महसूस कर लिया है तो फिर उसकी तबाही लाजमी है। एडगर, इस सबमरीन की तबाही का इंतजाम कीजिए। हो सकता है किसी भी वक्त वो हम पर हमला आवर हो जाए और इस तरह हमारा ये सारा मंसूबा खाक में मिल जाएगा। असद शराजी को भी इस बात से इख्तलाफ नहीं था। जहाज पर सनसी की फिजा फैल गई। सबमरीन पर हमले की तैयारियां शुरू हो गईं। कई तारपेडो एक साथ फेंके गए तो आबदाज के टुकड़े बिखर गए और जहाज पर एक बार फिर जश्न का ऐलान कर दिया गया। इस कोशिश में वो कामयाब हो गए थे और बिलाशुबा इसका सेहरा मैडम क्लोपेट्रा ही के सर जाता था। इस मकसद के बाद गार्था अहमियत इख्तियार कर गई और सबके पास सोचने के लिए एक हैरान कुन बात मौजूद थी कि आखिर वो क्या है। यही चैमगोइयां हो रही थीं। शाबान प्रोफेसर के पास पहुंच गया। उस वक्त भी प्रोफेसर बैरन ने अपनी लेबॉर्ट्री में कदमों की चाप सुनकर उसने गर्दन घुमाई और शाबान को देखकर उसके होंठों पर मदम सी मुस्कुराहट फैल गई। आओ, उसने अपनाइए से कहा, आपने इन पत्थरों का कोई खास तज्जिया किया है? नहीं, इनमें बस ये खूबी है कि ये चांद और सूरज की चमक अपने अंदर जज्ब कर लेने की सलाहियत रखते हैं और उनके लिए एक खास वक्त तय कर लिया जाए तो फिर ये अपनी ये हसीयत कभी नहीं खोएंगे। यानी तुम उन्हें चांद का टुकड़ा भी बना सकते हो और सूरज का पत्थर भी। इससे वो शुआएं खारिज होती रहेंगी जो सूरज से खारिज होती हैं। इसी तरह रात की तारीकियों में इन्हें चांद की तरह मुनव्वर भी किया जा सकता है। इस दुनिया के लिए बस ये उन्हें दो खवास के हामिल हो सकते हैं। शाबान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोश बैठ गया। प्रोफेसर खुद भी उस के सामने आ बैठा और बोला, कोई खास बात सोच रहे हो क्या? हाँ, वो औरत क्या है? शाबान ने सवाल किया। यकीनन तुम क्लोपेट्रा के बारे में कह रहे होगे। हाँ, मैं नहीं जानता, उसने जवाब दिया और शाबान उसे गहरी निगाहों से देखने लगा। फिर बोला, हम उसका तर्जिया नहीं कर सकते प्रोफेसर। देखो, दुनिया में बेशुमार पुरअसरार अलूम बिखरे हुए हैं और हमें बाद औकात उन अलूम के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं हो पाता। हाँ, उनके जो अवामल सामने आते हैं वो हमें हैरान ज़रूर कर देते हैं। समुंदर से बरामद होने वाली ये औरत इस कदर हसीन है और दिलकश है कि इसका अंदाज़ा तुमने भी लगा लिया होगा। अर्तका हाशमी जैसी हुस्न परस्त शख्सियत उसके फ़रेब में आ सकती है, लेकिन ना जाने क्यों मेरे दिल में बार बार एक ख्याल उभरता है। क्या प्रोफेसर? उसने अर्तका हाशमी ही का इंतखाब क्यों किया? अगर वो इन पुरअसरार कुव्वतों की मालिक है तो समुद्र में इस तरह क्यों भटक रही थी? उसने अपनी उन पुरअसरार कुव्वतों से काम लेकर अपनी जान बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? इसके अलावा हमें उसकी शख्सियत के बारे में कुछ भी नहीं मालूम कि वो कौन है और कहां से आई है। वो अपनी याददाश्त के बल पर, अपने पुरअसरार कुव्वतों के बल पर अपना माजी हमें बता सकती थी, लेकिन इस सिलसिले में उसने मुसलसल खामोशी इख्तियार कर रखी है। जब उसे अपना माजी याद नहीं तो अपने उस पुरअसरार इल्म से काम लेना उसे कैसे आया? शाबान गहरी सोच में डूब गया। फिर उसने कहा, हाँ, ये एक अहम नुक्ता है, लेकिन इस तरह आपके जहन में कोई शुबा जन्म लेता है। दरअसल मैं यहाँ इस जहाज पर अपने एक खास मकसद के तहत आया हूँ और वो काम मैं बखूबी कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी के लिए इससे ज्यादा दिलचस्प बात और कोई नहीं हो सकती कि मैं समुंदर का तर्जिया करूँ और ये काम मुझे यहाँ बआसानी करने को मिल रहा है। इससे जो नताइज अखज़ करना चाहता हूँ उनमें देर तो लगेगी, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं अपने मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाऊंगा, क्योंकि इससे पहले मुझे इस किस्म के मौके हासिल नहीं हो सके, जबकि ये मेरी ख्वाहिश थी। मैं अपने काम में मसरूफ़ रहूं और वही काम करते रहना चाहता हूं। यहाँ तुमसे मुलाकात हो गई और मैं समझता हूँ ये मेरी ज़िंदगी का एक दिलचस्प और अहम तरीन वाक़या है। तुम्हारे बारे में तुम्हें मैं सिर्फ इतना बता दूँ शाबान कि अभी तुम्हारा जहन बंद है और इस जहन में कली की मानत आहिस्ता आहिस्ता शिगुफ्तगी पैदा होगी। तब बहुत से ख्यालात तुम्हारे जहन तक आते चले जाएंगे, क्योंकि तुमने इसी दुनिया में आंख खोली है। और एकदम प्रोफेसर खामोश हो गया। उसने गौर से शाबान का चेहरा देखा जो दिलचस्पी से उसकी बातें सुन रहा था। फिर उसने कहा, मेरा मतलब ये है कि वक्त तुम्हें बहुत सी अहम बातों से रोशनास कराएगा, जिसमें इस किस्म के पुरअसरार अलूम भी होंगे। ये बात आपकी पहली बात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप मुझे मेरे जहन के बारे में बता रहे थे।
हाँ, तजर्बा, सिर्फ तजर्बा इंसान को बहुत कुछ देता है, और जब तुम्हें तमाम तर तजर्बात हासिल हो जाएंगे तो तुम बहुत सी बातों से आशना हो जाओगे। शाबान ने महसूस किया कि प्रोफेसर कुछ कहते कहते रुक गया है। तब अचानक उन्होंने कहा, तशना सोबेरा याद है तुम्हें? तंता सोबेर। शाबान चौंक पड़ा। नहीं, ये नाम जिंदगी में पहली बार सुना है। बहुत बड़ा मुस्तकबल शनास था वो। मुस्तकबल के बारे में इतना कुछ बता सकता था कि शायद ही कोई दूसरा इस कदर पेश गोइयां कर सकता हो। उसने तरद्दुद की तबाही की पेश गोई की थी और तरद्दुद ना तबाह हो गया था। शाबान की आंखें ख्वाबनाक अंदाज में फैल गईं। उसने आहिस्ता से कहा, चुनाचा सुर्ख हो गई थीं, चट्टानें सुर्ख हो गई थीं, आग की लकीरों ने जमीन में शगाफ डाल दिए थे। हाँ, और उसके बाद तरदरना पर दोबारा जिंदगी ना पैदा हो सकी। उसे एक स्याह जमीन करार दे दिया गया, लेकिन बहुत अरसे के बाद उस स्याह जमीन पर कौंपलें उगना शुरू हो गई और वहां हरियाली आ गई। लेकिन उन पौधों में जहर था, और उन जहर है पौधों से जो हवाएं मस्त होकर चलती थीं, वो कुर्बो जवार में जहरीली आलूदगी फैलाती थीं। शाबान कुछ न बोला। वो खामोशी से प्रोफेसर की आंखों में देख रहा था। उसने फिर सरगोशी के अंदाज में कहा, तुम्हें वो चेहरा याद है जिसके वजूद से तुमने नमूद पाई थी शाबान? वो चेहरा। शाबान ने कहा। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला और शाबान ने गर्दन घुमाकर सैंड्रा को देखा। वो मुस्कुराती हुई अंदर आ गई। उसने कहा, मैं तुम्हें हर जगह तलाश करती फिर रही थी और तुम डैडी के पास मौजूद हो। यूं लगता है तुम्हें डैडी से बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई है। क्यों नहीं सैंड्रा, शाबान भी मेरे लिए बेटों ही की तरह है। आओ बैठो, तुम कहाँ घूमती फिर रही हो? वैसे शाबान, ये हैरान कुन बात है। इस जहाज पर सैंड्रा का दिल अच्छी तरह लग गया है, हालांकि मुझे इसके बारे में सबसे ज्यादा तशवीश थी। शाबान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने दिमाग में अजीब सी बेकली महसूस कर रहा था। एक हल्का हल्का सा दर्द उसके जहन में उभर रहा था और एक अनोखी कैफियत बेदार होती जा रही थी। फिर उसने जोर से गर्दन झटकी और सैंड्रा की तरफ देखता हुआ बोला, बाहर क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस इस शादी के बारे में लोग तज़किरे कर रहे हैं। वैसे मुझे ये शादी बेहद पसंद आई। ओह डैडी, आपने देखा क्लोपेट्रा किस कदर हसीन है। काश तुमने दरियाए नील की कहानियां सुनी होती। ये कहानियां बड़ी अनोखी हैं और दर हकीकत जिस औरत का नाम क्लोपेट्रा था, उसने दरियाए नील ही नहीं बल्कि मिस्र के तूलो अर्ज में अजीबो गरीब कहानियां बिखेर दी थी। मुझे इन कहानियों से काफी दिलचस्पी पैदा हो गई है। वैसे मैं अमीर अर्तका हाशमी की बेगमां से मिलना चाहती हूँ। जरा इनसे मालूम करूँ कि इस शादी के बाद उनकी अपनी हालत क्या है। ये एक बेकार कोशिश होगी। शाबान, तुम इससे बाद रहना। शाबान हंसने लगा। फिर सैंड्रा ने कहा, बाहर का मौसम बहुत खुशगवार हो रहा है। आसमान पर बादलों के टुकड़े आ गए हैं और उनसे हल्के हल्के कतरे टपक रहे हैं। गालबन बारिश तेज हो जाएगी। ओह, क्या वाकई। वैसे अखनातून के इस सफर में अगर बारिश हुई तो ये इस सफर की पहली बारिश होगी। चलो मैं भी बाहर चलता हूँ। कुछ देर बाद वो तीनों बाहर निकल आए। बाहर वाकई रिमझिम हो रही थी और मौसम बहुत खुशगवार हो गया था, और उस खुशगवार मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए वो तमाम ही लोग बाहर निकल आए थे। अरशे के एक गोशे में असद शेराजी और दर्दाना गुफ्तगू कर रहे थे। मेरी छठी हिस्स ना जाने क्यों मुझे किसी बात की जाना मतवज्जा कर रही है, मगर वो बात अभी तक मेरे जहन में नहीं आ सकी। क्या तुम्हें इसका कोई अंदाजा है? दर्दाना ने चौंक कर असद शेराजी की शक्ल देखी और बोली, मैं समझी नहीं सर। ना जाने क्यों मेरे दिल में यह ख्याल आ रहा है कि कोई गड़बड़ होने वाली है। ना जाने ये कैसी गड़बड़ है। मेरे जहन में भी कुछ वसवसे जन्म ले रहे हैं। दर्दाना ने कहा, तुम बताओ। मेरे जहन में अर्तका हाशमी और वो औरत क्लोपेट्रा है, और ये कोई भी नहीं जानता कि वो कौन है, किस मजहब से ताल्लुक रखती है। अव्वल तो ये कि एक अनोखी बात है, दूसरी ये कि वो औरत मुझे इंतहाई पुर इसरार नजर आती है कि वो अपने बारे में कुछ नहीं जानती, जबकि दुनिया के बारे में ना जाने क्या क्या पेश गोइयां करती रहती है। आबदोज वाला वाकया बेशक अजीब तरीन है और उसकी तरफ से उसकी निशानदही इससे भी ज्यादा हैरान कुन है, लेकिन मेरे दिल में कुछ अजीब से एहसासात जाग रहे हैं। क्लोपेट्रा दर हकीकत वो नहीं जो खुद को जाहिर करती है, और उसका अर्तका हाशमी की जान बढ़ना भी मशकूक हो जाता है। असद शेराजी पुरख्याल निगाहों से दर्दाना को देखता रहा। फिर उसने कहा,
हाँ, सूरत हाल खासी उलझी हुई है। हालांकि सच्ची बात यह है कि हम इससे कोई तो जी नहीं तलाश कर सकते। ट्रांसमीटर गार्था के पास महफूज था। सबमरीन तबाह हो चुकी थी और एक मरहला खत्म हो गया। अब गार्था वर्था को इस जहाज पर काम करने की मुकम्मल आज़ादी थी। अमीर अर्तका हाशमी का साथ हासिल करने के बाद वो अपने आप को बहुत मजबूत महसूस कर रही थी और उसने मुस्तकबिल के लिए बहुत से फैसले किए थे और उसने मुस्तकबिल में भी ट्रांसमीटर को फेंकने का इरादा मुलतवी कर दिया। अमीर अर्तका हाशमी उस वक़्त अपनी बेगमात के पास गया हुआ था और वो कैबिन में तन्हा थी कि अचानक ही उसे ट्रांसमीटर पर इशारा मसूल हुआ। एक लम्हे के लिए गार्था हैरान रह गई, ताहम उसने फौरन ही ट्रांसमीटर ऑन कर दिया और उसे एक आवाज़ सुनाई दी। हेलो मैडम गार्था, हेलो मैडम गार्था, पॉइंट 13 आपसे मुखातब है। मैं पीटर लाओ हूँ, पॉइंट 13 से बोल रहा हूँ। गार्था ने फुर्ती से उठकर कैबिन का दरवाज़ा बंद किया और ट्रांसमीटर पर आ गई, जहाँ से मुसलसल गुफ्तगू की जा रही थी। फिर उसने कहा, गार्था स्पीकिंग, ओवर। हेलो मैडम गार्था, मैं पॉइंट 13 से पीटर लाओ बोल रहा हूँ, यहाँ का चीफ हूँ और मुझे ओशियन ट्रेजर की जानब से आपसे राब्ता कायम करने की हदायत की गई है। हेलो मिस्टर पीटर लाओ, सबमरीन का क्या हाल है, उसकी खैरियत बताइए। क्या आपको इल्म है कि एक सबमरीन जिसे कैप्टन टोर्नाडो कंट्रोल कर रहा था हमारे साथ साथ चल रही थी और वो अचानक गायब हो गई। मैं भी आपसे उसी सिलसिले में मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। मैडम ओशियन ट्रेजर की जानब से मुझे तफसीलात बताकर हदायत की गई है कि आपसे राब्ता कायम करूँ। सबमरीन के इशारे हमें भी मसूल नहीं हो रहे, जबकि उसे हदायत की गई थी कि वो जिस पॉइंट के करीब से गुजरे वहां से राब्ता कायम करके रिपोर्ट्स के पेश करे, लेकिन कैप्टन टोर्नाडो से कोशिशों के बावजूद कोई राब्ता कायम नहीं हो सका। इसलिए मैं आपसे मुखातब हूँ। कैप्टन टोर्नाडो गायब है और मुझे खदशा हो रहा है कि कहीं उसकी सबमरीन किसी हादसे का शिकार ना हो गई हो। आपकी इससे ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू हुई थी, एक बार भी नहीं। अलबत्ता उसने अपने आदमी के हाथ ट्रांसमीटर मेरे पास भेजा था, जिसने नहायत खतरात मोल लेकर ये कार्रवाई की थी और ट्रांसमीटर मुझ तक पहुंचा दिया। मैं इंतज़ार ही करती रही, लेकिन सबमरीन से मुझसे कोई राब्ता कायम नहीं हुआ, जबकि मुझे हदायत की गई थी कि मैं उससे उस ट्रांसमीटर पर राब्ता कायम करके उसे अखनातून पर होने वाली कार्रवाई से मतला करूं। बिल्कुल यही तमाम तफसीलात मुझे ओशियन ट्रेजर से बताई गई हैं और अब जबकि मैं अपनी तमाम तर कोशिशें कैप्टन टोर्नाडो से राब्ता कायम करने के लिए ख़त्म कर चुका हूं, तो मैंने ओशियन ट्रेजर से राब्ता कायम करके ये तफसीलात बताईं। वहां से मुझे हदायत मिली है कि मैं ट्रांसमीटर पर आपसे गुफ्तगू करूं। अब मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए मिस्टर पीटर लाओ? वैसे एक सवाल मैं तुमसे ज़रूर करना चाहती हूँ, क्या पॉइंट 13 किस जगह वाक़या है? हम आपसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं। हमारे ज़राए, हमारे वसाइल आपके इस जहाज़ को देख रहे हैं और हमें इसकी सिमत का मुकम्मल तौर से अंदाज़ा हो रहा है। गालबन कल शाम 4 साढ़े 4 बजे तक वो पॉइंट 13 के पास से गुजरेगा। इसका रुख पॉइंट 13 की जानब नहीं है, बल्कि वो हमारी बगली हिस्से से गुजर रहा है। ताहम वो हमें देख नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास इस किस्म के इंतजामात हैं कि हम उधर से गुजरने वाले किसी समुद्री जहाज की निगाहों से महफूज रह सकें। यही कैफियत हवाई सफ़र की है। हमने उसके लिए खसूसी इंतजामात किए हैं और अगर इत्तफाक से जहाज का रुख इस जानब हो गया तो हम आपको इस सिलसिले में इत्तला देंगे। ठीक, अच्छा, अब ये बताओ मुझे आइंदा क्या करना है? सबमरीन से मैं मुसलसल राब्ता कायम करने की कोशिश करती रहूंगी और जैसे ही राब्ता कायम हुआ मैं किसी न किसी पॉइंट को इत्तला दे दूंगी या फिर कैप्टन टोर्नाडो से ये बात कह दूंगी कि वो अपनी खैरियत की रिपोर्ट दे। वैसे ना जाने क्यों मुझे इसके बारे में तशवीश हो रही है। यकीनन मैडम, इतनी देर तक उसका खामोश रहना बाइस तअज्जुब है। आपका जहाज यहाँ से गुजर जाए, उसके बाद हम समुद्र में सबमरीन तलाश करने की कोशिश करेंगे। अब आप हमें दूसरी बात बताइए जिसकी हदायत ओशियन ट्रेजर की जानब से की गई है। क्या? गार्था ने सवाल किया। क्या समुद्री तहकीकात के सिलसिले में अखनातून पर कोई नुमाया कार्रवाई हो रही है? बहुत ज्यादा। वो लोग अपनी काफियों में काफी हद तक
कामयाब हो गए हैं। उन्होंने इसके लिए एक लेबॉर्ट्री बनाई है जहां बहुत से अफराद समुंदर से मिलने वाले वारदात पर रिसर्च करते हैं। आपके पास अखनातून पर होने वाली कार्रवाई के सिलसिले में कोई तफसीली रिपोर्ट मौजूद है? नहीं, तो आप यूं कीजिए, एक रिपोर्ट तैयार कर लीजिए और उसके साथ साथ ही इस बात के लिए होशियार हो जाइए कि हम आपके पास पहुंचने वाले हैं। क्या मतलब? गार्था ने किसी कदर पुरतशवीश लहजे में कहा। हमने एक प्रोग्राम तरतीब दिया है। अखनातून कल शाम 5:30 बजे के करीब यहाँ से गुजरेगा और काफी देर बाद इस जगह तक पहुँचेगा जहाँ हमारा एक और छोटा सा हेड क्वार्टर है। हम यहाँ से अखनातून तक पहुँचने के लिए मौसर कार्रवाई कर सकते हैं। दरअसल हमारे पास बहरी कदाकों का तरबियत याफ्ता एक गिरोह मौजूद है जो अमूमन यही काम अंजाम देता है और समुद्र में इस तरफ से भटक आने वाले जहाज़ों को लूट लिया करता है। इस तरह हम अपने वसाइल पूरे करते हैं। इस गिरोह को लेकर हम अखनातून पर हमला आवर होंगे और ये बात इंतहाई ज़रूरी है मैडम वर्था कि अखनातून पर थोड़ी सी लूट मार की जाए, लेकिन हमारे चंद अफराद उन लोगों के साथ वो भी होंगे जो सिर्फ आपसे राब्ता कायम करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। ये लोग आप तक पहुंचेंगे और आप उनकी रहनुमाई उस जगह तक कर देंगी जहां समुद्री वारदात मौजूद हैं। इसके साथ साथ ही हमें वो रिपोर्ट भी दरकार है जो आप फौरी तौर पर तैयार कर लेंगी। मेरा ख्याल है इसके लिए काफ़ी वक्त है आपके पास। आप ये काम बखूबी उस वक्त में सर अंजाम दे सकती हैं। ये ओशियन ट्रेजर की हदायत है। हाँ, तो फिर ठीक है, लेकिन बहरी कदाकों का वो गिरोह कब तक अखनातून पर अमला आवर होगा? कल रात 10:30 बजे ये मौजूद वक्त है। आप इत्मीनान रखें। हमारा तजर्बाकार अफराद जहाज पर पहुंचने में किसी किस्म की गलती नहीं करेंगे और उन्हें आप तक पहुंचने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी। अलबत्ता आप मुकम्मल तौर पर होशियार रहें। ठीक है, रिपोर्ट तैयार मिलेगी तुम्हें और इसके साथ साथ ही मैं तुम्हारी रहनुमाई वहां तक कर दूंगी। लेकिन क्या वो लोग मुझे पहचान सकेंगे? आप बहुत मारूफ शख्सियत हैं मैडम गार्था। मैं तो बजाते खुद एक बार आपसे मिल चुका हूँ। आपकी तस्वीर भी हमारे पास महफूज है जो ओशियन ट्रेजर की जानब से हमें फराहम की गई है। आप मुतमिन रहें, हम आपको बाआसानी तलाश कर लेंगे। ठीक है, बहरे कदाकों के इस गिरोह की तादाद कितनी होगी? 7 अफराद जो बेहतरीन ज़राए से जहाज़ तक पहुँचेंगे और उनके पास ऐसे इंतजामात हैं कि वो जहाज़ पर बाआसानी आ जाएं। कल 10:30 बजे गार्था ने सवाल किया। बिल्कुल ठीक 10:30 बजे। आप अपनी घड़ी में वक्त ठीक कर लें। दूसरी तरफ से ट्रांसमीटर पर सिलसिला मुंतके हो गया, लेकिन गार्था की पेशानी शिकन आलूद हो गई थी। वो गहरी सोचों में डूब गई। फिर उसने फुर्ती से ट्रांसमीटर बंद करके महफूज कर दिया। उस ट्रांसमीटर का मौजूद होना बहुत बड़ी कामयाबी का बाइस बन सकता है, चुनाचा उसे हर कीमत पर महफूज रखना है। उसने सोचा और फिर वो ब्यूटी पार्कोना के बारे में सोचने लगी जो उसने बड़ी मेहनत से तैयार किया था। उसका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए ये ज़रूरी है कि ओशियन ट्रेजर से बराह रास्त टक्कर ना ली जाए, लेकिन ये भी इंतहाई ज़रूरी था कि अखनातून को उन लोगों से बचाया जाए। दोहरे काम करना थे, उसके लिए नहायत जहानत की ज़रूरत थी। गार्था अपने सासी जहन में लातादाद मंसूबे जन्म देने लगी। प्रोफेसर, समुंदर में हम काफ़ी दूर तक निकल आए हैं और आपकी मेहनत और कोशिशों से हमें इस किस्म के बहुत से वारदात हासिल हो गए हैं जिनकी खसूसियात की रिपोर्ट अब मैं अपने इदारे को अरसाल करना चाहता हूँ। कल मैंने कैप्टन एडगर से भी गुफ्तगू की थी और उन्होंने हमें मशवरा दिया कि अगर तमाम लोगों की राय हो तो हम जहाज़ का रुख तब्दील करके उसे आबादियों की हिम्मत ले जाने की कोशिश करें। प्रोफेसर बैरन ने कहा। मुझे क्या एतराज़ हो सकता है मिस्टर असद शेराजी? ज़ाहिर है आप इसी मकसद के लिए समुंदर में निकले हैं। उसकी तकमील तो हर हालत में होते रहना ज़रूरी है। आपने अच्छा किया, मैं भी अपनी रिपोर्टें आपकी रिपोर्टों में शामिल कर दूंगा। मेरा ख्याल है अमीर अर्तका से भी गुफ्तगू कर ली जाए और उसके बाद हम एक आध दिन में फैसला करने के बाद अपना रुख तब्दील कर देंगे। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, प्रोफेसर ने कहा और उस वक़्त उनकी निगाहें अमीर अर्तका हाशमी की जानब उठ गईं जो अपने ख़ास लिबास में मलबूस गार्था के साथ उनके करीब पहुंच गया और उसने असद शेराजी से कहा, मैडम क्लोपेट्रा, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि सबमरीन का जो वाक़या पेश आया था, इसके अलावा हमारे इस जहाज़ को और कोई ख़तरा दरपेश नहीं है जो मुस्तकबल करीब में हो।
आपके सितारे इस सिलसिले में क्या कहते हैं? गार्था दिल ही दिल में मुस्कुरा उठी। इस मौजू को तो वो बड़ी खुश अखलूबी से छेड़ना चाहती थी और सबके सामने, ताकि वो अमल हो सके, जिसके लिए अभी काफी वक्त बाकी था। इस वक्त भी वो अर्तका हाशमी के साथ इसी मकसद के तहत निकली थी। उसके होंठों पर एक पुरसकून मुस्कुराहट फैल गई और उसने कहा, मिस्टर असद, हकीकत यह है कि अर्तका हाशमी का साथ हासिल हो जाने के बाद मुझे ये एहसास भी नहीं रहा कि मेरा कोई माजी भी है। अगर मेरा कोई माजी होता और मुझे याद आ जाता और उसके साथ मुझे अमीर अर्तका हाशमी का सहारा ना मिलता, तो वो माजी एक बेमकसद चीज़ बनकर रह जाता। आज भी मैं अपने हाल से खुश हूँ और मुझे अपने माजी से कोई दिलचस्पी नहीं। जहाँ तक सितारों की चाल का मामला है तो सितारे इस वक्त आसमान में रपूश हैं, लेकिन वो सितारे जो मेरे पास महफूज हैं अपना बयान दे सकते हैं। अचानक ही उसकी हालत में तब्दीली रूनुमा हुई और फिर उसने चंद दानों को एक जगह रखा और उसके बाद उंगलियों पर फिर उसका चेहरा जर्द पड़ गया। तमाम लोग उसकी अदाकारी को दिलचस्पी से देख रहे थे। उसने कहा, खतरा, एक खौफनाक खतरा, और वक्त भी ज्यादा नहीं है। आप लोगों को बहुत तेज रफ्तारी से वो काम करना है जिसकी इस वक्त अशद जरूरत है। दूसरे लोग तो अभी हैरान ही थे, लेकिन अमीर अर्तका हाशमी पूरी तरह गार्था की जानिब मतवज्जा हो गया और उसने सरसराते हुए लहजे में पूछा, क्या बात है, क्या बताते हैं तुम्हारे ये सितारे? गार्था ने एक बार फिर उंगलियों पर हिसाब लगाकर कुछ बदबदाया और उसके बाद कहने लगी, बहरी कज़ाक जो हमसे ज्यादा दूर नहीं है। रात की तारीकियों में वो हम पर हमला आवर होने वाले हैं और जबरदस्त खून रेजी का खतरा है। हाँ, वो हम पर घात लगाए बैठे हैं और उनकी निगाहें हमारी जानब उठी हुई हैं। जहाज पर मौसर हमला होने वाला है। बचने की कोशिश कर सकते हो तो बचो। कैप्टन एडगर, तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि तुम जहाज को चारों तरफ से असला से लेस कर दो। सुनो, इनके पास जदीद तरीन साजो सामान होगा। वो भरपूर तरीके से जहाज पर हमला करेंगे और तुम्हें इस हमले को नाकाम बनाकर उन्हें मौत के घाट उतारना है। मैं सितारों के तयन के मुताबिक तुम्हारी घड़ियों के वक्त से मुआवजा करती हूँ, तो मुझे तकरीबन 10:30 बजे का वक्त मिलता है, जब वो हमारे जहाज पर हमला हावर होंगे। और ये निशस्त मुलतवी कर दो और फौरी तौर पर अखनातून के बचाव की तैयारियां शुरू कर दो। ये अच्छी बात है, असद शरादी ने इस वक्त मुझे सितारे याद दिलाए। मेरे सितारे यही कहते हैं, असद शरादी, मेरे सितारे यही कहते हैं। उन सब के चेहरे अजीब से हो गए थे। अगर सबमरीन का वाक़या पेश ना आ चुका होता और वो पेश गोई बिल्कुल दुरुस्त ना साबित होती तो शायद इस बात को वो मजाक ही समझते, लेकिन गार्था ने पहले भी जो कुछ कहा था वो एक सच साबित हुआ था। कैप्टन एडगर ने हंगामी बुनियादों पर जहाज पर काम का आगाज कर दिया और पूरे अरशे पर जगह जगह ऐसे हथियार फैला दिए, मोर्चे बना लिए। एक सनसीखेज शाम का आगाज हो गया और जूं जूं शाम ढलती जा रही थी उन लोगों के दिलों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। शाबान ने बुर्ज संभाल रखा था। बड़ी बड़ी दूरबीनें दूर दूर तक का जायजा ले रही थीं। कैप्टन एडगर और असद शरादी के दरमियान तो इस मौजू पर गुफ्तगू हो रही थी। उनका मौजू क्लोपेट्रा सिर्फ गार्था थी। एडगर ने कहा, वो पुरइसरार औरत इस किस्म के वाक़यात मालूम कैसे कर लेती है? कैप्टन एडगर ने मुस्कुराकर बोला, इस औरत की पुरइसरारियत पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता। किस तरह समुंदर के जरिए हमारे जहाज तक पहुंची और अब अर्तका हाशमी के दिल में जा बैठी है। इस किस्म की गुफ्तगू वो काफी देर तक करते रहे थे। वो लम्हात आ गए जिनका वो बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। बुर्ज पर से और बुलंदियों पर से मौजूद लोगों ने जो दूरबीनों की मदद से समुंदर देख रहे थे, इत्तला दी कि रोशनियां किए बगैर कुछ बर्क रफ्तार कश्तियां चारों सिमत से जहाज की जानब बढ़ रही हैं। इस इत्तला से बेचैनी की लहर दौड़ गई। बर्क रफ्तार होवरक्राफ्ट कश्तियां आन की आन में जहाज तक पहुंचने वाली थी। दूरबीनों से जायजा लेकर तमाम अक़दामात नशर किए जा रहे थे और जहाज वालों को ये अंदाजा हो गया कि गार्था का कहा हुआ एक एक लफ्ज दुरुस्त है। होवरक्राफ्ट कश्तियां बल आखिर जहाज तक पहुंच गईं और उन्हें जदीद तरीन साजो सामान से लेस देखा गया, लेकिन इसके साथ ही उन पर मशीन गनों से गोलियों की बारिश शुरू हो गई थी। कुछ ऐसी अफरा तफरी मची कि हर शख्स उनकी कश्तियों को समुंदर में तबाह करने पर तुल गया था।
मार्टर गनों पर मुतय्यन गन्स उनका निशाना ले लेकर फायर कर रहे थे। फौरन ही कश्तियों में रुकावट पैदा हो गई और उनके रुख तब्दील होने लगे। बस ये सोचा जा रहा था कि एक भी होवरक्राफ्ट करीब ना पहुंचने पाए और ये जहाज को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कामयाब ना होने दी जाए। गोलियों की तरतराहट, मार्टर गनों के गोले मुसलसल फट रहे थे और समुद्र में पानी उछल रहा था। जहाज से शदीद मदाफत की जा रही थी। फिर बहुत ही हैरतनाक तरीके से चंद कश्तियां जहाज के करीब पहुंच गईं और उन पर किसी मशीनी जरिए से अमल किया जाने लगा। चंद साए फिजा में बुलंद हुए। गालबन किसी ऐसी चीज से उन्हें फेंका गया था जो बहुत कुव्वत से एक मखसूस वजन को बुलंदियों तक पहुंचा सकती थी और ये मखसूस वजन इंसानी जिस्म का था। चंद अफराद फिजा में बुलंद होकर जहाज के अर्शे पर आ गिरे। जैसे ही वो साए जहाज के अर्शे पर गिरे, दूसरी जगहों पर मुतय्यन अफराद ने उन्हें राइफलों का निशाना बनाना शुरू कर दिया। ताहम उनसे चंद अफराद जहाज पर खास किस्म के दस्ती बम फेंकने में कामयाब हो गए थे, जिससे जहाज के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा। धमाकों से जो जहाज के मुख्तलिफ हिस्सों पर हुए थे, एक जगह आग भी लग गई। ये आग ऐसी बोट में लगी थी जो अपने हैंगर क्राम लटकी हुई थी। चुनाचा इस आग को फौरी तौर पर बुझा दिया गया। उधर जहाज पर से अब मदाफत मजीद शदीद हो गई थी और करीब मार करने वाले हथियार भी इस्तेमाल किए जा रहे थे। गालबन 12 या 13 होवरक्राफ्ट कश्तियां तबाह कर दी गईं और उसके बाद उन लोगों को यह एहसास हो गया कि जहाज तक पहुंचना एक नामुमकिन अमल है। चुनाचा कश्तियां वापस चल पड़ी और थोड़ी देर के बाद निगाहों से गुम हो गईं। इस दौरान जहाज की रफ्तार में कोई कमी नहीं पैदा की गई। अमीर अर्तका हाशमी की जानिब से हदायत मिली कि जहाज की रफ्तार जिस कदर तेज कर दी जाए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये खतरा है कि उन लोगों का कोई ठिकाना समुद्र में मौजूद है और हो सकता है वहां से वो जदीद तरीन हथियारों से लेस होकर दोबारा जहाज पर हमला आवर हों। जहाज की रफ्तार काफी तेज हो गई। सारी रात जहाज के तमाम अफराद जागते रहे और हिफाजती इक़दामात मजीद सख्त कर दिए गए। और उधर गार्था ने हमला की इब्तिदा होते ही फौरी तौर पर ट्रांसमीटर पर पॉइंट 13 से राब्ता कायम करना शुरू कर दिया। पीटर लाओ तो ट्रांसमीटर पर दस्तयाब नहीं हो सका, लेकिन वहां किसी और ने गार्था का पैगाम वसूल किया था। गार्था ने हैजानी लहजे में कहा, हेलो पॉइंट 13, गार्था बोल रही हूँ। जी मैडम फरमाइए, क्या अखनातून पर हमला करने के लिए लोग रवाना हो चुके हैं? जी मैडम, बराहे करम पीटर लाओ को बुलाइए। सॉरी मैडम, वो बराह रास्त इस हमले की निगरानी कर रहे हैं। ओह, बहुत खतरनाक सूरत हाल हो गई है। क्या कोई ऐसा जरिया है कि तुम उन लोगों से राब्ता कायम कर सको? नहीं मैडम, इस वक्त तो कोई ऐसा जरिया नहीं, लेकिन कोई खास बात है। हाँ, जहाज पर बेपनाह मुस्तअदी है और वो लोग होशियार हैं। ना जाने किस तरह उन्हें इसका इल्म हो गया है, या फिर शायद वो रात को मुहतात रहते हैं। मुझे अब से थोड़ी ही देर पहले ये अंदाज़ा हुआ है। मुझे एहसास हो रहा है कि हमला आवरों को नुकसान पहुंच सकता है। कोई फौरी अमल किया जाए जिसके तहत पीटर लाओ को होशियार रहने की हदायत कर दी जाए। दूसरी तरफ चंद लम्हात खामोशी रही, फिर जवाब मिला, नहीं मैडम गार्था, इस वक्त तो और कुछ नहीं कहा जा सकता। हम लोग बेबस हैं। तब फिर मजबूरी है पीटर लाओ को मेरे इस पैगाम की इत्तला जरूर दे देना। जी बहुत बेहतर, दूसरी तरफ से कहा गया और गार्था ने ट्रांसमीटर बंद कर दिया। उसके होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट फैली हुई थी। बल आखिर सूरज की रोशनी नमूदार हुई और समुद्र पर दिन फैल गया। जहाज पर अभी तक मुस्तअदी थी और हर शख्स अपनी जगह तैयार नजर आता था। नाश्ते वगैरह का बंदोबस्त किया गया। रात की इस शानदार कामयाबी पर सब ही बेहद खुश थे। वैसे गार्था के लिए उनके लोगों के दिलों में एक खास तासर पैदा हो गया था। इतनी सही पेश गोइयां नामुमकिन थी और गार्था ने अखनातून को 2 बड़े हादसों से बचा लिया। अर्तका हाशमी का सीना तो फखर से फूला हुआ था। सुबह को वो गार्था बर्था के कैबिन में पहुंचा तो उसने उसे एक गोशे में 2 जानू बैठे हुए देखा। उसकी आंखें बंद थीं, 2 हाथ सीने पर जुड़े हुए थे और वह बिल्कुल सख्ते कैसे आलम में बैठी हुई पत्थर का कोई बुत मालूम होती थी। अर्तका हाशमी उसे अकीदत भरी नजरों से देखता रहा और कुछ देर के बाद गार्था ने आंखें खोल दी। उसके होंठों पर एक दिल अवीज मुस्कुराहट फैल गई और उसने आहिस्ता से कहा, अर्तका हाशमी को अखनातून की फतेह मुबारकबाद पेश करती हूँ। वह बदस्तूर अकीदत भरी निगाहों से गार्था को देखता रहा।